अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम डिजिटल स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। इलेक्शन ट्रांसमिशन में हमने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मुख्तलिफ मराहल के हवाले से आपके साथ साथ जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर तफसील तजज़िये पेश किए। 2 मराहल जो है मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरा मरहला जो है 10 अगस्त को होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा मरहला जो है दरपेश है। 4 अगस्त को 2 सीटों पर जो है वो 1 सीट पर मुकम्मल और 1 सीट पर जुज़वी इलेक्शन है, यानी हल्का LA-27 मुज़फ़्फ़राबाद कोटला और दूसरा हल्का जो है LA-28 लछराट, जिसके 56 पोलिंग स्टेशनों पर जो है वो इलेक्शन होना है। उसके बाद फ़ैसला होगा कि मुज़फ़्फ़राबाद जो दारुल हुकूमत है, डिवीज़न है पूरा, उसमें किसकी बरतरी होती है और कौन पीछे रहता है। लेकिन अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादा सीटें ली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खासी पीछे है। अगले मरहले अभी बाकी हैं। एक मरहला जो है 10 अगस्त का बाकी है, उसमें भी 11 सीटों पर होना है जो पुंछ डिवीज़न की सीटें हैं, उस पर बातचीत करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट है जिस पर अपने तजज़िया निगार से पूछेंगे कि पाकिस्तान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने बाइकाट करके फिर अचानक इतलात मिली है कि वो फैसला वापस क्यों ले लिया है। बट साहब, वेलकम करता हूँ आपको। ये बताइएगा कि 4 अगस्त का जो इलेक्शन है उसकी क्या अहमियत है? वैसे तो ट्रेंड वाज़े हो चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है खासी आगे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलेटिवली पीछे है, लेकिन इन 2 सीटों के जो नताइज होंगे उसका क्या जो है असर पड़ेगा आज़ाद कश्मीर की असम्बली पर? बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 4 अगस्त को इन 2 हल्कों का एक में जो है वो जुज़वी इलेक्शन है और एक में मुकम्मल इलेक्शन है। इस इलेक्शन पर भी पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की नज़रें हैं कि क्या मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न से मजबूरी बरतरी किसकी होती है। क्यों अभी तो देखें कि 1 सीट का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के पास 3 नशिस्तें हैं और नून लीग के पास 4 नशिस्तें हैं। अगर ये 2 नशिस्तें जो है ये पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो वो ये कह सकते हैं कि हमने मीरपुर का आगे निकल गए, वो स्कोर सेटल कर दिया है। और अगर नून लीग आगे निकल जाती है तो फिर ज़ाहिर है वो ये कहेंगे कि भाई ये तो एक ट्रेंड था, मीरपुर में भी था, इधर भी है। मतलब सॉरी, इसका मतलब ये है कि इन सीटों की इतनी अहमियत है कि इससे सारी कंपोजिशन चेंज हो सकती है। बिल्कुल सारी कंपोजिशन। और आगे देखें ना, 11 नशिस्तों का इलेक्शन अगला बाकी है। इन 2 सीटों ने फैसला करना है वोटर के ज़हन के ऊपर कि उन्होंने नेक्स्ट जो फेज़ है, तीसरा मरहला है, उसमें वोट किसको देना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट जिसका आपने जिक्र किया कि कल सरदार तनवीर लियाज़ साहब जो IPP के प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने बाइकाट का ऐलान कर दिया। इस मरहले का भी 300 कुछ वोट मिले, जज्बाती हो गया शायद वो। और नेक्स्ट फेज़ का भी। लेकिन जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी क़यादत है, उन्होंने कहा कि हमारा इस जो है वो ऐलान से कोई तल्लुक़ नहीं, हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि जो 2-4 पोटेंशियल कैंडिडेट थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, उनमें से एक सरदार तबारक हैं जो LA-27 कोटला से उम्मीदवार हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि भाई वो एक शायद सीट इनके हिस्से में आ जाए। लेकिन सरदार तनवीर लियाज़ खुद तो इलेक्शन से बाहर हुए, उन्होंने सरदार तबारक की पूरी कैंपेन का मेहनत उनकी और उनकी शब-ओ-रोज़ की अर्क-रेज़ी थी उसको। ठीक है, अर्क-रेज़ी थी। 2 बड़े ट्राइब का आपस में इत्तेहाद था, मीर बरादरी और गुजर बरादरी। और पूरा आज़ाद भी ये समझ रहा था कि शायद ये एक 2 बड़ी पार्टियों के अलावा भी कोई पार्टी यहाँ से आ सकती है। अब सूरत हाल यह है कि वहाँ सिटिंग मिनिस्टर सरदार जावेद यूसुफ साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, और मोहतरमा नौरीन आरफ साहबा जो हैं वो PMLN की कैंडिडेट हैं। सरदार तनवीर लियाज़ के ऐलान से पहले कुछ एज था सरदार तबारक साहब को। अब देखना यह है कि सरदार तनवीर लियाज़ साहब के ऐलान को 24 घंटे गुजर गए और 24 घंटों के बाद जाके IPP ने ये ऐलान किया कि नहीं, सरदार तबारक साहब हमारे उम्मीदवार हैं और वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना यह है कि अब रिजल्ट आना बाकी है, पोलिंग बाकी है। क्या तनवीर लियाज़ जो हैं वो सरदार तबारक की जड़ों में बैठ गए हैं या सरदार तबारक कम बैक करते हैं? अच्छा बट साहब, मैं आपकी इस बात से ना थोड़ा सा इस जो से पहले बात नहीं की, थोड़ा जुज़वी इख्तिलाफ करता हूँ। आपका ये कहना है कि जो कल की 2 सीटें, 4 अगस्त की 2 सीटें हैं, उनके नतीजे में नए ट्रेंड जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, नई कंपोजिशन हो सकती है। लेकिन जो अगर मजमूई पिक्चर देखें जो दीवार पर लिखी हुई है, वो ये है कि 23 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। 32 का रिजल्ट आया अब तक, कल तक 34 का हो जाएगा।
23 मुस्लिम लीग नून की हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, तो ये तो फ़र्क कितना है कि वोटर को तो पता चल जाएगा कि कौन आगे जा रहा है, कौन हुकूमत बना रहा है, तो फिर से क्या एक तो यह है कि पीपल्स पार्टी की तादाद दुरुस्त कर लें, 7 नहीं पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें हैं। अच्छा 9 सॉरी 9 है, आप उनको 4 ली हैं उन्होंने, जी बिल्कुल, 4 मीरपुर से, 3 मुजफ्फराबाद से और 2 लिए उन्होंने मुहाजिरीन से। तो एक थोड़ा सा अपने नाज़रीन से माजरत, और बट साहब ने बार करेक्शन की कि 9 सीटें हैं, कोई ये ना कह दे कि शायद मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, 9 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जी बट साहब। अच्छा, तो अब ये देखें ना कि एक वाज़ेह फ़र्क है कि एक पार्टी जो है वो 23 पे खड़ी है, एक पार्टी 9 पे खड़ी है, और वो पार्टी 2 सीटों का इलेक्शन जीत जाती है, तो आगे तो ये फ़र्क पड़ेगा जाके फिर कि भाई दूसरे हल्के वाले भी सोचेंगे, नफसियाती फिजा पैदा होगी और नफसियाती बर्तरी हासिल होगी। तो इसलिए बादल नकवी साहब के, आपको पता है कि जो LA28 लचराट है, वहाँ नेक टू नेक फाइट जारी है बादल नकवी साहब और जो शहजाद साहब के दरमियान। वहाँ 56 पोलिंग स्टेशन जो है उन पे पोलिंग होगी, और वहाँ भी बिल्कुल समझ ले के सर से सर लगा हुआ है, और बादल नकवी और चोई शहजाद साहब भी डोर टू डोर जा रहे हैं, और 27 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी तीनों उम्मीदवार डोर टू डोर जा रहे हैं। अब देखना ये है कि रिजल्ट जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो किस्मत की देवी किस पर मेहरबान होती है। अच्छा, एक और पहलू, मैं जो अगला मरहला उसकी तरफ जाने से पहले ये कहा जा रहा है, एक चमगोइयाँ हो रही हैं कि हो सकता है कि अगले मरहले के इंतखाबात तो हों, लेकिन जो ट्रबल्ड एरिया है, ख़ास तौर पे रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट है, शायद वहाँ इलेक्शन ना हो सके और कुछ अरसे के लिए उसको मज़ीद पोस्टपोन कर दिया जाए। आपके पास क्या इतलात हैं? देखें, जो सब तीसरा मरहला का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कर रखा है, 10 अगस्त को तीसरे मरहले का इलेक्शन होगा। तीसरे मरहले के लिए जो 11 नशिस्तों का इलेक्शन होना है, जिसमें 4 ज़िले शामिल हैं जो पूंछ डिवीज़न में आते हैं। पूंछ ज़िला, सुदनूती, बाग और हवेली कोहटा। अब पहले हवेली कोहटा जो है वो बाग का हिस्सा होता था, अब हवेली कोहटा जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद इलेक्शन का चौथा मरहला भी करना पड़े कि इन तीसरे मरहले में चारों डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कराने की बजाय इंतजामिया इस बात पर सोचो विचार कर रही है कि जो बाग और हवेली कोहटा का हल्का है वहाँ हम 3rd फेज कर ले, और फिर चौथा फेज जो है, चौथा मरहला जो है वो पूंछ के दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सुदनूती और पूंछ पे कर लें। तो ये एक थोड़ा सा इस पे गौर फिक्र इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी विल है कि भाई वहाँ जाएं जहाँ नुकसान कम से कम हो, जहाँ टकराव की फिजा कम से कम हो। तो इसलिए सियासी जमातें ये समझती हैं कि हल्का बाग के जो 3 अजला हैं, हल्का शर्की है, हल्का वस्ती है, हल्का गरबी है, वहाँ इलेक्शन हो सकता है, और हवेली कोहटा में इलेक्शन हो सकता है। अगर इन 4 नशिस्तों का हो जाता है तो फिर 5 नशिस्तें रह जाएंगी पूंछ डिवीज़न में। पूंछ ज़िला के जो है वो जो हल्के हैं वो अब्बासपुर, हजीरा, खाईगला, रावलाकोट शहर और पाछियोट, ये पूंछ ज़िला है। सुदनूती की 2 सीटें हैं, पलंदरी यानी शहर, पलंदरी शहर और मंग और बलोच, ये 2 हल्के हैं, और 4 वो आ जाएंगे 3 बाग के और एक जो है वो हवेली कोहटा का। तो ये पॉसिबल है कि तीसरा मरहला जो है वो 4 हल्कों का इलेक्शन हो, और चौथा जो मरहला है वहाँ फिर 5 सीटों पर इलेक्शन कराने की कोशिश की जाए। अच्छा भट्ट साहब, मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप आने वाले दिनों में हमें वक्त दें और फिर तफसील से बात करें एक हल्के की। लेकिन अगर शख्सियात का जायज़ा लिया जाए, आज़ाद कश्मीर बड़ी कातावर शख्सियात का इलाका है। वहाँ सदूर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। पहले 2 मराहल में भी ऐसी शख्सियात थी जिनके हल्कों पर लोगों की नज़र थी। तारिक फारूक साहब थे, चौधरी यासीन साहब थे, यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में भी राजा फ़ारूक हैदर साहब, शाह ग़ुलाम कादर साहब, सार गिलानी साहब, लतीफ़ अकबर साहब। अब जो तीसरा मरहला है उसमें बड़ी अहम शख्सियात हैं। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फैसल मुमताज़ राठौर साहब हवेली से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा सरदार याकूब साहब पहले सदर भी रहे और प्राइम मिनिस्टर भी रहे, हसन इब्राहिम साहब हैं,
مسلم لیگ نون کے نائب صدر جناب مشتاق مناز صاحب ہیں, میر اکبر صاحب ہیں اور تنویر ریاض صاحب بھی ہیں کاغذوں میں. اب اتنی شخصیات کا جب ٹکراؤ ہوگا تو کیسا دلچسپ مقابلہ لگے گا آپ کو؟ یہ دیکھیں, یہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے علاوہ 3 جماعتوں کے اور امیدوار ہیں. سردار عتیق خان صاحب بھی ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. تو فارمر پرائم منسٹر, فارمر پریزیڈنٹ سردار عتیق خان صاحب جو ہیں وہ دھیر کوٹ سے امیدوار ہیں, باغ کی نشست بنتی ہے وہ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو راولا کوٹ شہر سے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں حسن ابراہیم خان صاحب ہیں, ان کے والد محترم اور ان کے دادا جو ہیں حسن خالد ابراہیم صاحب ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو پلندریم کے اندر جمعیت علماء اسلام کے جو مولانا سعید یوسف صاحب ہیں وہ JUI کے امیر ہیں. جی اور بڑے اہم کینڈیڈیٹ ہیں. تو اس لیے یہ 3 نجیب نقی خان صاحب ہیں, میں بھول گیا تھا نام, وہ مسلم لیگ نون کے ہیں. میں ابھی جماعتوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی ان 3 جماعتوں کے وہاں, یہاں 2 جماعتوں کا ٹکراؤ نہیں ہوگا. اور جماعتیں بھی ہیں یہاں 3 اور جماعتیں بھی ہیں. اور یہ بظاہر ہے کہ یہ تو کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ مولانا سعید یوسف صاحب کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا, وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح حسن ابراہیم صاحب جو ہیں اپنے جماعت کے ٹکٹ پر ہیں, اور سردار عتیق صاحب جو ہیں وہ اپنی جماعت کے ٹکٹ پہ ہیں, اور مولانا سعید یوسف صاحب بھی اپنے JUI کے انتخابی نشان کے ٹکٹ پہ ہیں, اور پیپلز پارٹی ان کی حمایت کر رہی ہے. تو اس لیے اس حلقے میں کینوس ڈفرینس ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیائی صاحب بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, عباس پور سے. سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب بھی وہ اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور موجودہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہیں وہ ظاہر فارورڈ کوٹا سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح باغ حلقہ وسطی کا ذکر کیا جائے تو اس پر بھی سارے آزاد کشمیر کی نظریں تھیں کہ وہاں سردار تنویر الیاس صاحب نے جھگڑا کیا اس بات کے کہ میں نے وسطی کا ٹکٹ لینا ہی لینا ہے, کوئی امپورٹنس تو ہوگی اس کی. تو اس میں سردار قمر الزمان صاحب جو ہے ان کا بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سٹنگ MLA بھی ہیں, اور پیپلز پارٹی میں ان کی ایک مرکزی حیثیت بھی ہے, وہ بھی اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اسی طرح مسلم کانفرنس کی مرکزی قیادت کے سب سے قریب سمجھے جانے والے مشتاق مناز صاحب جو ہیں وہ بھی حلقہ وسطی سے کینڈیڈیٹ ہیں. جی مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت. مثلا یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ میاں نواز شریف کو ان کا اعتماد انہیں حاصل ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کا انہیں اعتماد حاصل ہے. تو اس لیے حلقہ وسطی بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنے دوسرے حلقے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں سردار تنویر الیاس صاحب آئے. لیکن حلقہ وسطی میں ایک اور کینڈیڈیٹ ہیں جماعت اسلامی, اس کو ہم بھول گئے تھے. دیکھیں یہاں اس حلقے میں تو 5 جماعتیں ہو گئی, یعنی اس جو مرحلہ ہے جس کو تیسرا چوتھا مرحلہ ہم کہتے ہیں, یہاں جماعت اسلامی بھی آ گئی, JUI بھی آ گئی, MC بھی آ گئی, جموں کشمیر پیپلز پارٹی بھی آ گئی, اور یہ 2 جماعتیں تو آلریڈی میدان میں موجود ہیں. تو اس لیے یہاں جو جماعت اسلامی یہاں پہلے بھی کامیابی حاصل کر چکی ہے. عبدالرشید ترابی صاحب یہاں سے MLA منتخب ہوئے تھے. اب عبدالرشید ترابی صاحب کی کوششوں سے جو ہے وہ کرنل صاحب جو ہیں بریگیڈیئر صاحب وہ جماعت اسلامی میں گئے ہیں, اور وہ بھی پوری سر دھاڑ کی بازی لگا رہے ہیں. تو اس لیے یہ 4 سیٹیں جو ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں, اگر ان کو آپ نکال دیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے 5 سیٹوں پہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہوں گے. ان سیٹوں پہ مثلا عتیق صاحب کے مقابلے میں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے, اور پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے. حسن ابراہیم کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے, نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے. جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے, اور پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی موجود ہے. JUI کے مقابلے پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اور نون لیگ کا کینڈیڈیٹ موجود ہے. تو اس لیے یہ جو 3rd فیز الیکشن کا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ میرپور اور مظفر آباد سے بالکل الگ سینیریو پیش کر رہا ہے. جی بہت شکریہ افضل بٹ صاحب. بڑے دلچسپ مقابلے ہوئے میرپور میں, مظفر آباد میں,
4 اگست کو بڑے دلچسپ مقابلے ہوں گے، اور ہمارے تجزیہ نگار افضل بٹ صاحب کے تجزیے کے مطابق جو اگلا مرحلہ ہے، جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہوگا، چوتھا بھی ہو سکتا ہے اگر جزوی طور پر ہوا، تو اس میں ایسی ایسی شخصیات ہیں، ایسی ایسی جماعتیں ہیں، اور ان کا بڑا ٹریک ریکارڈ ہے، اور وہ بڑے ٹف کنٹینڈر ہیں، ٹف مقابلہ کرتے ہیں. تو بڑے دلچسپ مقابلے ہوں گے آنے والے دنوں میں بھی، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو حلقہ وائز اور ضلع وائز جو ہے ایک ایک سیٹ پہ بالکل تھریڈ باریک بینی سے پورا اس کا جو ہے نا اس کو ادھیڑیں گے، اور ادھیڑ کر آپ کے سامنے تجزیہ پیش کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.